हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिन्हा। आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, बायोलॉजी टॉप 500 MCQ सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो पार्ट 1 मैं करवा चुकी थी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट 2 करवाने वाली हूँ। इस वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट 1 की ही तरह क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन मैं देखती हूँ। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। बताइए, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रंथि आपका बॉडी में है जिसको आप मास्टर ग्रंथि कहेंगे? बताइए, ऐसा कौन सा ग्लैंड आपका बॉडी में है जिसको आप क्या बोलिएगा? मास्टर ग्लैंड बोलिएगा। क्या बोलिएगा? मास्टर ग्लैंड बोलिएगा। पैनक्रिएज को बोलिएगा, अग्नाशय को बोलिएगा, या फिर थायराइड को बोलिएगा, थायराइड को बोलिएगा, फिर पिट्यूटरी को बोलिएगा, फिर स्प्लीन को बोलिएगा। किसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है मानव शरीर में? ऐसा कौन सा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है? कौन सा ग्लैंड है बताइए? थायराइड है, या फिर यकृत है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, यकृत को लिवर बोलते हैं, या फिर पेनक्रियाज है, या फिर नन ऑफ दीज है? बताइए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है आपका? लीवर को बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर आपका क्या है? लीवर आपका क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है आपका? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स लॉस वाटर वाइपर थ्रू देयर लीव्स। बताइए, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिससे पौधों अपने पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प खो देते हैं? बताइए, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिसमें आप प्लांट है वो क्या करता है? प्लांट क्या करता है? प्लांट है जो लीफ के हेल्प से वाटर वेपर के द्वारा, मतलब वाटर को क्या करेगा? वाटर वेपर के द्वारा रोस्ट कर देता है। क्या कर देता है? रोस्ट कर देता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्लांट है जो लीफ के हेल्प से वाटर वेपर को क्या कर देता है? रोस्ट कर देता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है? तो बताइए, कैसा कौन सा प्रोसेस के द्वारा पौधा है जो अपने पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प खो देते हैं? बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट में लिखिए। तो आप लोग क्या होगा? ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन, कंडेंसेशन, संघनन, इवापोरेशन, बाष्पीकरण, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लांट है जो अपने पत्तों के हेल्प से वाटर को वेपर के रूप में रोस्ट कर खो देती है। देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम मैंने ली है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक प्लांट है जो क्या कर रहा है? प्लांट है जो अपने पत्ते के हेल्प से पानी को क्या कर रहा है? वेपर के रूप में रोस्ट कर रहा है, मतलब कि वेपर के रूप में ट्रांसपिरेट कर रहा है। तो ये ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर है जो वेपर के रूप में रोस्ट हो रही है। तो इसको क्या कहिएगा? इसको ट्रांसपिरेशन आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। बताइए, सलाइवा किस में हेल्प करती है? लार पाचन में किसकी मदद करता है? बताइए, सलाइवा का किस में मदद करता है? सलाइवा आपका फैट्स में, वसा में, या फिर स्टार्च में, या फिर प्रोटीन्स में, या फिर विटामिन में? बताइए, सलाइवा के हेल्प से आपका क्या डाइजेस्ट होता है? आपके सलाइवा के हेल्प से आपके स्टार्च हेल्प होता है। कहाँ क्या होता है आपका? सलाइवा के हेल्प से क्या आपका डाइजेस्ट होगा? स्टार्च। स्टार्च है जो कहाँ से इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का? इसका माउथ में क्या रहता है? आपका सलाइवा रहता है। तो वही माउथ में क्या हो जाता है? स्टार्च। 30% स्टार्च है जो माउथ में क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट होते हैं। कितने परसेंट? 30%। एक सलाइवरी एमिलाइज नाम का एक एंजाइम रहता है, उसके हेल्प से क्या होता है? स्टार्च डाइजेस्ट होता है। और वो कहाँ रहती है? सलाइवा आपका कहाँ प्रेजेंट है? माउथ में प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कितना परसेंट है जो स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट होता है? तो 30% स्टार्च है जो आपके माउथ में डाइजेस्ट होते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर
आपके लिए लाई हूँ सलाइवा। देखिए सलाइवा कौन सा एंजाइम कंटेन कर रहा है, अभी मैंने आपको बताई थी सलाइवली एमिलाइज कंटेन करता है सलाइवा, जो किस में हेल्प करता है, स्टार्च में। स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या देता है आपका मल्टोज और डेक्स्ट्रीन में टूटता है। लेकिन फैट्स, प्रोटीन, विटामिन ये सब क्या होता है, ये सब माउथ में डाइजेशन नहीं होते, ये सब का डाइजेशन प्रोसेस आपका स्टोमक से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है which enzyme is present in saliva that helps in the digestion of starch। बताइए लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, या फिर सलाइवरी एमिलाइज, या फिर लाइपेज। बताइए ऐसा कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है, सलाइवा में क्या बोलते हैं स्टार्च का डाइजेशन होता है, तो उसमें कौन सा आपका सलाइवा में जो कौन सा एंजाइम है प्रेजेंट है जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करती है। अभी मैंने आप सभी लोग को बताए थे, क्या हो जाएगा इसका तो आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि क्या है अभी मैंने आपको बताई थी, इसका जल्दी से इसका कमेंट में आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सलाइवरी एमिलाइज होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा सलाइवरी एमिलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन सलाइवा। बताइए मानव लार का पीएच रेंज क्या होता है। बताइए पीएच रेंज कितना होगा मानव लार का, मतलब लार का पीएच रेंज मेनली आपका कितना होता है। देखिए आपका जो लार है सलाइवा है वो आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो आप सभी लोगों को पता है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो आपका 7 के अप्रॉक्स इसका क्या होगा, इसका रेंज होगा, मतलब कि 6 से 7 के बीच में इसका रेंज होगा, तो वो आपका न्यूट्रल होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऑप्शन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है 1 से 2, बी ऑप्शन है 3 से 4, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी 6.2 से 7.6 इसका पीएच होता है। देखिए मैंने टेबल लाई हूँ, इस चार्ट के हेल्प से आपको ये पता चल जाएगी कि किसका पीएच क्या है नहीं है, और फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करते हैं और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और साइट ऑफ रिलीज क्या है। देखिए इसमें मेनली अपना कौन कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम हेल्प कर रही है, ये सब आप जरूर याद रखिएगा। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट मतलब हेल्प कर रही है आपका सलाइवरी एमिलाइज, फिर पेनक्रिएटिक एमिलाइज, फिर माल्टेज, फिर प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टिडाइजेज। फिर ये सब कहाँ से आपका क्या बोलते हैं प्रोड्यूस हो रहा है, पेप्सिन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड में, फिर ट्रिप्सिन आपका पेनक्रियाज में, फिर पेप्टिडाइज स्मॉल इंटेस्टाइन में, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन में न्यूक्लिएज और फिर न्यूक्लियोसाइडेज हेल्प हो रही है, फिर फैट डाइजेशन में लाइपेज हेल्प कर रही है। और यहाँ पीएच लेवल से आप इसका याद रख लीजिएगा, मेनली सलाइवा का पीएच में जनरली पूछा जाता है, और फिर आपका स्टोमक का पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सलाइवा का कितना होता है, सलाइवा का न्यूट्रल होता है यानी 6.2 से 7.2 समथिंग हो जाएगा, और फिर इसका स्टोमक का कितना होता है एसिडिक इसका पीएच होता है। सिर्फ आपका स्टोमक का है जो क्या है उसका पीएच एसिडिक है, और बाकी सबका क्या होती है पीएच, बाकी सबका आपका बेसिक होता है। एक स्टोमक का क्या है आपका एसिडिक है, और फिर एक क्या बोलते हैं सलाइवा का न्यूट्रल है, बाकी सबका क्या है, बाकी सबका बेसिक है। सलाइवा और स्टोमक का आप याद रखिए, सलाइवा का आपका न्यूट्रल हो रहा है और स्टोमक का एसिडिक पीएच है, बाकी सबका क्या है, बाकी सबका बेसिक पीएच होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। बताइए श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स का मेनली काम क्या रहता है, मेनली काम रहता है उसका संक्रमण से लड़ना। जो भी बीमारी वगैरह अगर आपका बॉडी में होता है, चाहे कुछ भी संक्रमण कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो उससे लड़ने की क्षमता को कौन किस में रहता है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स में रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है आपका कैरिंग ऑक्सीजन, डाइजेस्टिंग फ्लूइड, फाइटिंग इन्फेक्शन। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ले जाना, भोजन को पचाना, संक्रमण से लड़ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ WBC। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा WBC का प्रकार नहीं है, न्यूट्रोफिल, एरिथ्रोसाइट्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स। इसके लिए पहले एक्सप्लेनेशन दिखा लेते हैं, उसके बाद आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, हम व्हाइट ब्लड सेल्स लिए हैं, जिसके व्हाइट ब्लड सेल्स का टू टाइप्स में डिवाइड किया है, ग्रेनुलोसाइट्स और फिर एग्नुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स आपका 3 टाइप्स के होते हैं, वैसोफिल, इस्नोफिल्स, निट्रोफिल्स। फिर एग्नुलोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, लिम्फोसाइट्स फिर मोनोसाइट्स।
तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आप लोग याद रख लीजिएगा, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में बेसोफिल, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, फिर एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और फिर मोनोसाइट्स। तो बताइए कि इसमें WBC का कौन टाइप्स नहीं होगा, कौन सा ऐसा है जो WBC का टाइप्स नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इरेथ्रोसाइट्स है, जो क्या है WBC का टाइप्स नहीं है, क्योंकि इरेथ्रोसाइट्स आपका क्या होता है, RBC को बोलते, तो वो WBC का टाइप्स थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? न्यूक्लियस, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम्स, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको आप पावर हाउस ऑफ दिस सेल बोलते हैं? इसका तो आंसर आप लोग को पता ही होगा, 9-10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो बताइए पावर हाउस ऑफ दिस सेल किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं आप, पावर हाउस ऑफ दिस सेल। यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिखा रही हूँ। तो पावर हाउस ऑफ दिस सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल्स? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संरचना पौधों के कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं? इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में पाई जाएगी लेकिन क्या एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाएगा। मतलब कौन सा ऐसा संरचना है जो पौधा के सेल में पाई जाएगी, पौधे की कोशिकाएं में पाई जाएगी, लेकिन वही पशु की कोशिकाएं में नहीं पाई जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर केंद्रक यानी न्यूक्लियस, या फिर क्लोरोप्लास्ट, या गोल्जी उपकरण। इसका जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दोनों में प्रेजेंट रहती है, क्योंकि पावर हाउस ऑफ द पावर का क्या है, दोनों का जरूरत है, एनिमल को भी और फिर प्लांट को भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है। फिर न्यूक्लियस भी आपका दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिंपल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आपका क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस आपका कौन करता है, प्लांट सेल करता है, न कि एनिमल सेल। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये डायग्राम आप याद रखिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा सेल ऑर्गेनल किस में प्रेजेंट है नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लांट सेल दिखाए हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनिमल सेल्स है। ठीक, तो देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, दोनों में तो न्यूक्लियस दोनों में पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट दोनों में है। फिर सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी फिर दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम भी दोनों में प्रेजेंट है। फिर क्या होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। और वैक्यूल्स में भी देखिए तो प्लांट सेल में क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, लेकिन इसमें क्या है, स्मॉल वैक्यूल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और सेल वॉल भी क्या है, सेल वॉल भी सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट है। और वैक्यूल्स में क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्या है, स्मॉल वैक्यूल्स है। ठीक, तो ओके, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 3 के साथ। ठीक।